हम लोग देखते हैं आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्षेत्र के मतलब से ही साफ स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की सीमाएं कहां तक है। जैसा कि हम लोग इसके समझिए प्रतिछाया की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अर्थव्यवस्था में जो गतिविधि होती है या तो सरकार करती है, या तो निजी व्यक्ति करती है, या दोनों मिलकर करती है। तो वो अर्थव्यवस्था का जो निर्माण हुआ था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और इसके अलावा और बताइए, याद करिए आप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपको खुद बोलने का प्रयास होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जी दोनों को मिला देना है, क्यों नहीं ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए हमने क्या क्या पढ़ाया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बस यही अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में जो भी काम होंगे उन कामों में इन्हीं बातों की चर्चा होगी। अब देखिए हमने जो कहा उसके आधार पर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रायः दो दृष्टियों से वर्गीकृत किया जा सकता है। दो दृष्टि से उसको हम लोग बांट के देखते हैं। पहला स्वामित्व के आधार पर, जैसा स्वामित्व मतलब उसका मालिकाना हक किसका हो सकता है उसके आधार पर। दूसरा है व्यवसाय के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। तो हम लोग पहले देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। पहला निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र एवं तीसरा संयुक्त क्षेत्र। स्पष्ट होगा, निजी क्षेत्र का मालिक निजी, सार्वजनिक क्षेत्र का मालिक सरकार, संयुक्त क्षेत्र का मालिक सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके। अपने आप का स्पष्ट है। देखिए निजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार के उद्योग या व्यवसाय किसी व्यक्ति या निजी संस्था के अधिकार में होते हैं। हमारी कंपनी हम चलाए रहे हैं, वो हमारा निजी क्षेत्र हो गया। सरकार चला रही है तो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। दोनों मिलकर चला रहे हैं संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा। केवल लाइन पढ़ लीजिए, बातें समझ में आ गई होगी आपको। निजी क्षेत्र मतलब पर्सनली, सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी, संयुक्त क्षेत्र निजी या सरकारी दोनों मिला के। क्लियर है। देखिए निजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार की उद्योग या व्यवसाय किसी किसी व्यक्ति या निजी संस्था के अधिकार में होते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र वह हुआ, यहां लिखेंगे वह है सार्वजनिक क्षेत्र। इसको हम लोग यहां पर वह होना चाहिए, है ना। तो अगर नहीं है वह तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वह क्षेत्र है, वह सार्वजनिक क्षेत्र वह है जिसमें किसी उद्योग या व्यवसाय पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। जो मालिक करेगा वही नियंत्रण करेगा ना भाई। तो स्वामित्व और नियंत्रण शब्द को जोड़ देना चाहिए। यहां भी जोड़ सकते हैं, वह क्षेत्र जिसमें सभी प्रकार उद्योग व्यवसाय किसी निजी व्यक्ति या संस्था के अधिकार, स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं, ऐसे भी चलेगा। शब्द आप अपने गठिए तथ्य को समझिए। तथ्य से तथ्य नहीं छूटनी चाहिए। तथ्य में जो है उसको जितना ज्यादा स्पष्ट कर सकेंगे, रूप में स्पष्ट कर सकेंगे, बेहतर है। तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, निजी उद्योगपति और सरकार दोनों की साझेदारी होती है। मैंने चर्चा किया स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र। बिल्कुल यह जो है अर्थव्यवस्था, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था था,
यहाँ मिश्रित का मतलब संयुक्त जैसा है, बिल्कुल सेम जैसा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्षेत्र की बात करते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। अब देखिए निजी क्षेत्र में क्या है, जैसे कि समझ लो एयरटेल कंपनी है, वो क्या है, निजी क्षेत्र की है। और बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, है कि नहीं, बीएसएनएल जिसको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ तो हमारा ये विषय नहीं है, बीएसएनएल कहते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। यह जो है तो सार्वजनिक संस्था है, जबकि एयरटेल जो हम लोग यूज करते हैं यह निजी संस्था है। इसका एक मालिक है, बीएसएनएल का मालिक सरकार है। और संयुक्त क्षेत्र होता है जिसमें सरकार और पब्लिक दोनों मिल करके जिस क्षेत्र को चलाते हैं, जिसमें दोनों की भागीदारी होती है, वह क्षेत्र होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों की साझेदारी होती है, याद रखना है। अब एक सवाल महत्वपूर्ण है कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, पूछा जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां कुछ संयुक्त क्षेत्र भी हैं, याद रखेंगे। संयुक्त क्षेत्र यहाँ भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां होगा वह संयुक्त क्षेत्र होगा, जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा वहां निजी क्षेत्र होगा, जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा वहां सार्वजनिक क्षेत्र होगा। जैसे देखिए निजी क्षेत्र हो गया, तो निजी क्षेत्र होगा जो विकसित कंट्री है, जिससे हम लोग पहले कर चुके हैं, अमेरिका, जापान, कनाडा, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादातर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। इन्हें पूंजीवादी क्षेत्र कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ होती है, यहाँ लोग अपने इच्छा अनुसार, अपने आवश्यकता के मुताबिक, अपने लक्ष्य क्या कहते हैं, अपने क्षमता के मुताबिक वह पूंजी निवेश करता है और कोई भी व्यवसाय करता है। तो व्यवसाय का वह क्षेत्र जो व्यक्ति स्वयं करता है निजी क्षेत्र कहलाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकार के द्वारा नियंत्रण की जाती है और सरकार के हाथ में ही होता है ना। संयुक्त में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों मिल करके संयुक्त रूप से संचालन करते हैं। इस तरह से हम लोग देखा स्वामित्व के आधार पर, निजी स्वामित्व के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे व्यवसाय के आधार पर भी देख सकते हैं ना। तो व्यवसाय या आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, यह भी 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हमने अभी चर्चा किया था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमने चर्चा किया था, उसमें 3 क्षेत्र निजी, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था जैसे निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। लेकिन यहाँ हम लोग आर्थिक क्रिया को व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखते हैं। यहाँ 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का नींव टिका होता है। भाई नींव किस पे टिका होगा अर्थव्यवस्था का, थोड़ा देखिए हम लोग खोज करके। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का मूल रीढ़ है वह खेती है, कृषि है। जी हाँ, कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कृषि और इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं इनको मिला लीजिए। अब सहायक क्रियाएं क्या सब हो सकती है, तो खेती है। तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी होता है ना। अब पशुपालन में जाएंगे तो जितने भी पशु पाले आप, मुर्गी पालन से लेकर के, कबूतर पालन लेकर के, मधुमक्खी पालन लेकर के, बटर पालन होता है ना, बटेर, वो बतख सब होता है, वो पक्षी, छोटी छोटी पक्षी, आजकल बतख, मुर्गी की तरह बतख भी पाला जाने लगा है। तो इसकी ये सारे चीज जो हैं वह कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे दलहन का फसल हो, चाहे तिलहन की फसल हो, चाहे गन्ना, नगदी कैसे वाला है, ये कृषि से ही आते हैं। एक चीज ये समझ गए, कृषि के संबंधित जितने भी चीज हैं, मछली पालन भी, मत्स्य पालन भी, मशरूम उत्पादन, ये सारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। दूसरा एक चीज और समझिए, काफी महत्वपूर्ण है, खनन क्रिया। खनन मतलब हुआ गड्ढा खोद के खान से विभिन्न तरह के जो पता चलता है कि यहाँ ये वस्तु की, इस पदार्थ की उपलब्धता है, उन पदार्थों की जो उपलब्धता होती है
उससे हम लोग माने खनन के अंतर्गत रखते हैं। और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि और खनन दोनों क्या है, बेस है। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यवसाय का अगर आर्थिक क्रिया करनी है तो पहले जमीन की खुदाई करके संसाधन निकालना होगा। जैसे लोहा चाहिए ना, खनिज चाहिए ना, कोयला चाहिए ना, अभ्रक चाहिए ना, तांबा चाहिए ना, ये सारे धरती के अंदर ही मिलते हैं। ऊपर से कहीं बनाते हैं लोग, लोहा नहीं है। लोहा अयस्क के रूप में निकलता है, जिसको हम लोग सफाई करके शुद्ध लोहे के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब जो प्राथमिक स्तर पर यहाँ जो संसाधन का निर्माण नहीं करना बल्कि अपने आप पाया जाता है, यह होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि, पशुपालन एवं खनन, तीन बातों को ध्यान रखेंगे तो शायद और अच्छा होगा। तीन बातें क्या है, तो पहला है कृषि, दूसरा है इनकी जो सहायक क्रियाएं हैं वो सहायक क्रियाएं है ना, इनकी सहायक क्रियाएं, और तीसरी चर्चा क्या था, खनन करने का, उद्योग चलाने के लिए जब तक कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा, ये कच्चा माल देता है। कृषि से भी कच्चा माल मिलता है भाई, भोजन के लिए अनाज मिलता है, कच्चा माल है कि नहीं है जी। जहां से कच्चा माल मिल जाए वो प्राथमिक क्रिया नहीं कर सकते क्या। मुख्य खेती और खनन दो चीज हो गया। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, यहां हमने लिखा भी है, कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, यहां नहीं होगा, मत्स्य पालन, अब उसके बाद मधुमक्खी पालन, फसल, मांस एवं वन उत्पाद। वनोत्पाद, वनोत्पाद का मतलब क्या होता है, वन से प्राप्त होने वाला उत्पाद। वनोत्पाद क्या होता है, वन से प्राप्त होने वाला उत्पाद। उत्पाद मतलब फल, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों के मुख्य घटक कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। उत्पादक का जो भी घटक है कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि पर आधारित ही होती है। तो उत्पादकों के, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों के मुख्य घटक हुए ये, कृषि कार्य को संलग्न किया गया इसमें। प्राथमिक क्षेत्र उद्योग के लिए भी कच्चे माल की व्यवस्था करती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, उद्योग के लिए कच्चा माल का व्यवस्था करती है प्राथमिक क्षेत्र। उत्पादकों के मुख्य घटक कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं समय पर। अच्छा, और वनोत्पाद की चर्चा कर चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा काफी हो चुकी है। एक और रिवीजन करते हैं। वह क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का नींव टिका हुआ है। और अर्थव्यवस्था का नींव क्या हो सकता है भाई, तो कृषि और इसकी सहायक क्रियाएं और खनन, इनके ये तीन मुख्य क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र का। अब देखते हैं हम लोग द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो कच्चा माल मिला उससे जो वस्तु का निर्माण हुआ वह द्वितीयक क्षेत्र हो गया। क्लियर है कंसेप्ट। प्राथमिक क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा जो निर्माण का कार्य होता है, उसके बाद उत्पादन हो जाता है वस्तु का, तो वह क्षेत्र कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहता क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को, एक क्षेत्र यहां हटाइए, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी, हाँ, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, वस्तु का निर्माण होता है। यहाँ वस्तु का निर्माण होता है, जैसे विद्युत का उत्पादन हो रहा है, यानी विद्युत का निर्माण किया जाता है। जलापूर्ति, घर घर जल पहुंचाया जा रहा है, यह है ना। उसके बाद मान लीजिए बिस्कुट की फैक्ट्री, वह बिस्कुट बनता है आटा से, तो आटा उसका कच्चा माल हो गया जो कृषि से मिलता है। तो बिस्कुट फैक्ट्री जो है, या बेकरी कह सकते हैं उसको, बेकरी उद्योग लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण में और लिखिए, उदाहरण में बेकरी,
बेकरी में क्या होता है, तो बिस्किट बनता है। ये उत्पादक में, उत्पादक वही हो गया जो औद्योगिक कार्यों के क्षेत्रों में भी, औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करते हैं और उसके फलस्वरूप जो वस्तु का निर्माण करते हैं उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, ये सब जो है सो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र विकसित रहने से प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कीजिए इस पॉइंट को। द्वितीयक क्षेत्र के विकसित रहने पर प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक क्षेत्र यानी जिसके पास में अगर ज्यादा जमीन होगा वही ना खेत में फसल उपजा पाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र विकसित रहने पर, सॉरी, द्वितीयक क्षेत्र विकसित रहने पर प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है। अब इसको हम लोग समझते इस तरह से, हमने अभी कहा कि प्राथमिक क्षेत्र जिसके पास जमीन रहेगा वही खेती करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो खेती करते करते चाहेगा अपने से हल जोते जोते परेशान हो जाएगा। अब द्वितीयक क्षेत्र की जवाबदेही उसमें है, ट्रैक्टर उत्पादन करोगे तो फिर खेती आसान हो जाएगा, क्योंकि जोताई काम आसान होगा। स्प्रे करने के लिए मशीन ला दो, मशीन का जो दाम होगा वह खर्चा होगा, लेकिन वस्तु तो मिल गया ना। तो यदि वस्तु बना है वह वस्तु जो है वह द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। और द्वितीयक क्षेत्र अगर वस्तु के टेक्नोलॉजी अगर विकसित है तो फिर प्राथमिक क्षेत्र भी विकास करेगा। जैसे हम लोग कहते थे खेती करना प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन अगर ट्रैक्टर द्वितीयक क्षेत्र में आता है और ट्रैक्टर का निर्माण हो जाने से प्राथमिक क्षेत्र का विकास काफी ज्यादा हो गया, यानी खेती आसान सा हो गया। पहले किसान 1 हल बैल 2 हल बैल लेकर के 5 छोटे से रकबा में भर दिन लगे रहते थे जुताई करने में। आज तो बीघा का बीघा, एकड़ का हेक्टेयर जो है सो त्वरित का त्वरित ट्रैक्टर आता है, घंटों में जोत के चला जाता है, जुताई करके चला जाता है। समझ रहे हैं? तीसरा द्वितीयक क्षेत्र समझ गया। प्राथमिक क्षेत्र जो स्वयं कृषि पर आधारित होता है, द्वितीयक क्षेत्र कृषि के द्वारा प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उसके द्वारा जो पुनः उत्पादन का कार्य किया जाता है, रॉ मटेरियल से, कच्चा माल से, वह द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीयक क्षेत्र की अगर चर्चा करते हैं तो तृतीयक क्षेत्र जो है उसको सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब वो हुआ कि वो विभिन्न तरह की सेवाएं माने उपलब्ध करवाती हैं, जैसे परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, अन्य सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। सर्विस देने का काम जो है ना, सर्विस के बदले में पैसा, जैसे मोबाइल मोबाइल में एक सर्विस है ना कि आप डाटा भराओगे तो पूरी सेवा आप उससे ले सकते हो। उसका जो फंक्शन है वो सारा आप उसमें वीडियोज वगैरह सब गैलरी में जो है वो, या यूट्यूब पर सारा आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह तृतीयक क्षेत्र का काम हुआ। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ सेवा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे द्वितीयक क्षेत्र में वस्तु का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम क्षेत्र में कृषि उद्योग, कृषि से लग जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं वो शामिल होंगे उसमें, जी इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तृतीय क्षेत्र विकसित होने पर प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्रों की कुशलता, उत्पादन कुशलता भी बढ़ जाती है। कितनी अच्छी बात लिखा गया भाई। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन कुशलता भी बढ़ जाती है। चाहने का मतलब तृतीय क्षेत्र में यदि विकास हो जा रहा है, यानी सर्विस उपलब्ध हो रही है ढंग से, सही तरीके से, उसको जितनी आवश्यकता है सूचना के, तकनीकी के, वो सारी अगर उसे प्राप्त हो रही है, तो इससे हमारा प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन कुशलता भी बढ़ेगी। निश्चित से बढ़ेगी भाई, उत्पादन कुशलता बढ़ेगी। क्योंकि अगर उत्पादन का काम जो जितने दिनों से करवा रहा है तो उनकी विकसित माने उत्पादकता तो बढ़ेगी, अनुभव जो बढ़ेगा, कौशलता विकसित होगी, बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अर्थ विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है। अर्ध विकसित देशों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है, जबकि विकसित देशों की जनसंख्या का छोटा भाग ही प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होता रहता है। क्या मतलब है? विकसित देशों में जनसंख्या का बहुत कम भाग जो है जो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है, बाकी तो द्वितीय क्षेत्र माने उस उत्पाद से जो उत्पादन होता है कृषि में, या फिर खनिज के द्वारा खान से खनिज निकलता है,
उनका हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। और विकसित देशों में जनसंख्या का छोटा भाग प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है। विकसित देशों में जनसंख्या का छोटा भाग ही, जो छोटा भाग है जनसंख्या, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होते हैं। विकसित देशों में बहुत कम जनसंख्या होता है जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे होते हैं, बाकी सारे दूसरे सेक्टर, निर्माण सेक्टर में ज्यादा लगा होता है। तो ये ध्यान रखने का चीज एक तो है कि विकसित देशों के लिए ये बात हो गया। अच्छा, और इसका अर्थ विकसित देशों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है। ठीक है, अब आइए 6 नंबर पॉइंट में, ये भी हो गया। 7, जैसे जैसे किसी देश की आर्थिक विकास होता है प्राथमिक क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव घटता जाता है। आर्थिक विकास होगा तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग घटेंगे ही घटेंगे, क्योंकि ये जब विकास हो जाएगा तो अत्यधिक आय आमदनी करने का काम सब चाहेगा, और आर्थिक आमदनी बढ़े इसके लिए उन्हें अन्य काम सेक्टर में काम करने की तलाश होती है, और वह जो है वह दूसरे सेक्टर में, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी वो अपना काम संपादित करते हैं। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय या तृतीय क्षेत्र के विकास होने से प्राथमिक क्षेत्र पर जनसंख्या दबाव, जनसंख्या उसमें काम करने वालों की संख्या घट जाती है। जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता है प्राथमिक क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव घटता जाता है, जनसंख्या का दबाव घटता जाता है। ओके।